हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और साथियों, आज का जो लेक्चर है वो न्यूक्लिक एसिड पर है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में हम जानेंगे डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। इन कुछ बेसिक चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन सभी अपने नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले जा सके और वो उस लेक्चर से ज़्यादा लाभ ले सके। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो साथियों, न्यूक्लिक अम्ल जैसा कि नाम से ही इसकी क्लियर हो रहा है, न्यूक्लिक मतलब आपका न्यूक्लियस से कुछ रिलेटेड कोई टर्म है, और अम्ल यानी आपका इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर है। तो ये अम्लीय प्रकृति का एक ऐसा पदार्थ है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड की हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की और न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे पड़ा। तो साथियों, इसमें एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक माइस्चर। फ्रेडरिक माइस्चर का नाम इसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में सबसे पहले जो है पस कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। इसको न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था। तो इन्होंने डायरेक्ट न्यूक्लिक अम्ल को नहीं खोज लिया। दरअसल उस समय बात ये थी कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, इस बात पे बहस चल रही थी। तो क्या प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ रिसर्च हो रहे थे। तो उसी के थ्रू जो है फ्रेडरिक माइस्चर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसा पदार्थ निकाला और देखा कि ये प्रोटीन की प्रकृति से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है, लेकिन इसमें सल्फर के स्थान पर फास्फोरस की मात्रा थी। तो इसलिए मान लिया गया कि ये जो पदार्थ है ये नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, ये प्रोटीन नहीं हो सकता, बल्कि प्रोटीन से भिन्न पदार्थ है। क्योंकि इसको न्यूक्लियस से उन्होंने निकाला था, इसलिए इसको टर्म दे दिया न्यूक्लिन, इसी न्यूक्लिन टर्म दे दिया। और इसका नेचर था एसिडिक, इसलिए अम्ल कह दिया इसे। तो इन्होंने केवल इसे न्यूक्लिन कहा था। बाकी बाद में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान ने इसे, चूँकि ये न्यूक्लियस से निकाला गया था, एसिडिक नेचर का था, इसलिए अल्टमान ने इसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो है अल्टमान ने दिया इसे। तो साथियों, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की डिस्कवरी के बारे में और कैसे नाम पड़ा इसके बारे में आपको जानकारी हुई। तो फ्रेडरिक माइस्चर और अल्टमान, इन दो वैज्ञानिकों का नाम आप याद रखिएगा। फ्रेडरिक माइस्चर ने इसको खोजा था, पस कोशिकाओं के केंद्रक से इस पदार्थ को निकाला था, न्यूक्लिन टर्म दिया था, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल कह दिया गया। इन्होंने इसे न्यूक्लिन टर्म दिया था, न्यूक्लिन कहा था। और न्यूक्लिक अम्ल जो है टर्म दिया था अल्टमान ने जो है इनको एसिडिक नेचर होने के कारण अम्ल और न्यूक्लिन से न्यूक्लिक टर्म दे दिया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, दो वैज्ञानिकों से संबंधित ये बात जो हमने आपको बताई। अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है क्या। न्यूक्लिक अम्ल, तो साथियों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फेट से बने हुए माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब इनका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ये बड़े अणु होते हैं जो अपनी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अगर इनकी डेफिनेशन को समझें तो इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फेट से बने माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो अपनी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। या इसको और भी कई जो है तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं कि वे यौगिक जो आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण, उनके प्रतिकरण एवं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। या न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रेखीय बहुलक होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड है। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो साथियों, न्यूक्लिक जो है, न्यूक्लिक एसिड, ये एक माइक्रोमॉलिक्यूल से एक वृहद अणु है, बड़ा अणु है। इसका आकार जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात इसके अणुभार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये छोटे अणु जिनसे इसका निर्माण होता है, अर्थात इसके जो मोनोमर होते हैं, अर्थात इसके जो एकलक होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर है, उसका एकलक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो क्या क्या लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रेखीय पॉलीमर यानी बहुलक होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की इकाई, मतलब इनका जो यूनिट है या मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है आपका न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर हैं, उनके एकलक हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है, जिस बंध के द्वारा जुड़ा होता है, साथ ही वो फास्फोडाइस्टर बंध है। तो इस बंध को भी आप याद कर लीजिएगा। तो जो बातें हाईलाइटेड हैं उसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है।
अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना से संबंधित बातें। तो न्यूक्लिक अम्ल को हम पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए जिसे आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए नाम के दो न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में अणुओं की संख्या देखें तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का भी मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होगा और आरएनए का भी मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये तीन छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, चाहे डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, तो इसमें जो इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ये तीन छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इस एक न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण होता है इन तीन छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है पेंटोज शुगर से, बना होता है नाइट्रोजन बेसेस से, और साथ साथ ही ये फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप से बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीन छोटे से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर क्या है, पंचकार्बनीय शर्करा किसे कहते हैं। तो साथियों पेंटोज शुगर जो है एक प्रकार की मोनोसैकेराइड शर्करा है। मोनोसैकेराइड शर्करा क्या है, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर इनका जल अपघटन किया जाए, इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए, तो जो सबसे छोटी शर्कराएं होती हैं वो मोनोसैकेराइड्स कहलाती हैं, अर्थात उसमें शुगर की एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। मोनोसैकेराइड के भी कई सारे टाइप्स हैं, उसमें 3 से 7 तक कार्बन की संख्या पाई जाती है। तो इसमें जो 5वें नंबर का है, 3 से 7 की कैटेगरी में जो 5वें नंबर का कार्बन है, अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या 5 पाई जाती है, उन्हें पेंटोज शुगर कहते हैं। तो साथियों पेंटोज शुगर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा है राइबोज शुगर। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज नाम की दो पेंटोज शर्कराएं पाई जाती हैं। अब इनके फार्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, C5H10O5 ये आपका राइबोज शुगर का फार्मूला है, और इसमें से अगर एक हम ऑक्सीजन को कम कर दें तो बन जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर का फार्मूला। चलिए इसको एक हम कम कर दे रहे हैं। अगर इसको हम C5H10 और O4 लिख देते हैं, वहाँ पर O5 था, यहाँ पर O4 है, तब ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर का फार्मूला। तो साथियों जो डीऑक्सी राइबोज है इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसका डीऑक्सीफिकेशन हो गया है, मॉलिक्यूल कम है, और राइबोज में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, अर्थात उसमें C5H10O5 है और ये C5H10O4 है। तो कॉमन बातें हैं, इनको याद रखिएगा। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, जो राइबोज शर्करा है वो आपका आरएनए में पाई जाती है, ये राइबोज जो शर्करा होती है ये आरएनए में देखने को मिलती है, और जो डीऑक्सी राइबोज है ये आपका डीएनए जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसमें पाई जाती है। आगे चलते हैं। ये तो पहला था हमारा कंपोनेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के दो टाइप, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज आपका आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। आगे बात करते हैं हम नाइट्रोजनस क्षारक की बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है। तो साथियों नाइट्रोजन बेसिस की भी दो कैटेगरी होती हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्यूरिन और दूसरा है आपका पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो साथियों प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, प्यूरिन भी, और पिरिमिडिन के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी आपको हम आगे एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे स्ट्रक्चर को, प्यूरिन की और पिरिमिडिन के भी। तो प्यूरिन में जो दो टाइप्स हैं नाइट्रोजन बेसिस की, वो है एडेनिन और ग्वानिन। इनको हम शॉर्ट में इसको कैपिटल ए से और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन ये 2 रिंग यानी 2 वलयों वाली एक संरचना होती है, अर्थात इसमें 2 रिंग पाए जाते हैं। 2 रिंग कौन से हैं अभी जस्ट आपको हम एक फिगर के माध्यम से बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये 2 प्रकार हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन ये आपका नाइट्रोजन बेसिस हैं जो प्यूरिन कैटेगरी में आते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये साथियों देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर में बाकायदे दर्शाया गया है प्यूरिन के बारे में और पिरिमिडिन के बारे में। तो यहाँ पर जो नीचे वाला देखिए फिगर, ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। इसमें 2 रिंग हैं, अर्थात 2 वलय हैं। अभी ऊपर बताया गया था कि ये 2 वलयों वाली एक संरचना होती है। तो 2 रिंग कौन सी हैं। तो साथ में इसमें जो इधर पहले वाली जो रिंग है ये है आपका बेंजीन रिंग, और ये दूसरी वाली रिंग है ये है आपका इमेडाजोल रिंग। तो बेंजीन रिंग और इमेडाजोल रिंग नाम की 2 रिंग यानी वलय संरचनाएँ होती हैं। अब इसमें देखिए कुछ याद करने वाली बातें हैं कि जो बेंजीन रिंग है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो प्यूरिन में देखिए जो बेंजीन रिंग है यानी जो पहली वाली रिंग है, इसमें 4 स्थानों पर आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन के परमाणु देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं, देखो पहले नंबर पर देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, उसके बाद 7वें नंबर पर और 9वें नंबर पर। इन 4 स्थानों पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। ये कुछ चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं जिससे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा सुविधा होगी। 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये पहली वाली जिसके 6 कॉन्स हैं यानी जिसके 6 किनारे हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है या इसे पिरिमिडिन रिंग भी कह देते हैं। और ये वाली जो दूसरी वाली जिसके 5 कोण हैं, जिसके 5 किनारे हैं, ये आपका इमेडाजोल रिंग है। तो एक 6 किनारों वाली और एक 5 किनारों वाली संरचनाएं हैं, रिंग हैं, वलय हैं। तो
इसमें देखिए, इसमें पहली वाली जो स्ट्रक्चर है, फिर से आपको आगे बताते हैं। जो पहली स्ट्रक्चर है इसे बेंजीन रिंग कहते हैं। इसमें जो परमाणुओं के क्रमांक हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। इस टाइप से आप देखिए, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज इनका नंबरिंग किया गया है। और ये वाली जो दूसरी वाली जो रिंग है, जिसे आप इमेडाजोल रिंग कह रहे हैं, इसमें जो इनके क्रमांक हैं परमाणुओं के, ये क्लॉकवाइज हैं। तो 7 8 और 9 इस टाइप से इसको जो है बाकायदे मेंशन किया गया है। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद हो गई होंगी कि 4 स्थानों पर नाइट्रोजन के परमाणु हैं, और पहली वाली रिंग में जो परमाणुओं के क्रमांक हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, और जो दूसरी वाली रिंग है इमेडाजोल रिंग, उसमें परमाणुओं के जो क्रमांक हैं वो क्लॉकवाइज हैं। ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। और कहाँ पर सिंगल और कहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये तो कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तो आपको याद ही हो जाएंगी। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ये तो इसका सैंपल था। प्यूरिन में इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब प्यूरिन के हमने 2 टाइप बताए थे, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर देखें तो एडेनिन में जो छठे नंबर का कार्बन है, इसके साथ में एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। देखिए, जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं उसको हाईलाइट किया गया है बाकायदे, और बाकी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें छठे नंबर के कार्बन के साथ एक साइड ग्रुप जुड़ा होता है, एक समूह होता है NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप। और इधर जो आप देखिए, यही जो एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर दूसरे वाले जो दूसरा आपका नाइट्रोजन बेस है ग्वानिन में दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको याद करने वाली है। और साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि इसमें छठे नंबर का जो कार्बन है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी जुड़ गया है, और बाकी चीज़ें सब कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अगर इसको 2 से 3 बार इसको बना लेते हैं और इसको एक बार समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर प्यूरिन का। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पिरिमिडिन की। तो पिरिमिडिन देखिए, यह एक वलय वाले क्षारक होते हैं। इसमें इसकी जो संरचना होती है पिरिमिडिन की, इसमें केवल एक ही रिंग पाई जाती है, और लेकिन इसके टाइप्स 3 प्रकार हैं। पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, और इसको आपको याद करना हो तो याद करने का एक फार्मूला है CUT कट। इस हिसाब से आप इसको याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं। वैसे इतना टफ नहीं है याद करना, क्योंकि 3 ही नाम हैं, सिंपल से नाम हैं। आप इनको 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 3 प्रकार के जो है आपके जो नाइट्रोजन बेस हैं वो पिरिमिडिन में आते हैं। तो देख लेते हैं पहले साइटोसिन क्या है, थाइमिन क्या है, यूरेसिल क्या है। तो इनका भी बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आसानी से। ये देखिए, आपको पहले पिरिमिडिन के बारे में दिखाया गया है कि पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आप देखिए, इसमें पिरिमिडिन के बारे में दिखाया गया है। ये पिरिमिडिन इस टाइप से होता है। केवल एक रिंग है इसमें, केवल एक जो है वलय है इसमें, एक वलय वाली संरचना है। तो यहाँ पर देखिए, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है आप देख सकेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने एक चीज़ नहीं मेंशन की है कि जो दूसरे नंबर वाला जो कार्बन है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। आप इसमें भी देख लीजिए, इस वाले स्ट्रक्चर में देख लीजिए, और इसमें भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सैंपल में इसने मिस कर दी है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। जो दूसरे नंबर का कार्बन है, और इसमें दूसरी बात ये कि इसमें जो परमाणुओं के जो क्रमांक हैं वो जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज है। वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर इस टाइप से नंबरिंग किए गए हैं, क्लॉकवाइज है, और वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके बेस पे आप इसे याद कर सकते हैं। कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये आप चीज़ें जो है आप उनके फंक्शनल ग्रुप पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है इस वाले में, साइटोसिन में, लेकिन आप देखेंगे यूरेसिल में तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिस कर रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया है, इस वजह से इस डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाले डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ में कौन सा साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर दिया है, ये है यूरेसिल का, और ये है थाइमिन का। इसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो आसानी से आपको कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी चाहिए। जैसे साइटोसिन में NH2 जुड़ा हुआ है ऊपर चौथे नंबर के कार्बन के साथ, और 5वें नंबर के कार्बन के साथ थाइमिन में CH3 यानी एमिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्किल ग्रुप जिसे आप कह सकते हैं, मेथिल ग्रुप कह सकते हैं। तो ये आपका जो है साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप इसको अगर 2 से 3 बार देखेंगे, देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं, यूरेसिल और थाइमिन। यूरेसिल और थाइमिन बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी में देखने को मिल रही है, और अंतर ये है कि इसके 5वें नंबर कार्बन के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, बाकी इसके साथ CH3 नहीं है, इसके साथ केवल H ही जुड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं इसमें। तो इसको अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये फिगर आपको याद हो जाएगा। तो इनके तीनों टाइप्स, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, आप इसे याद कर लीजिए। अब आप बात करते हैं, आगे चलते हैं, और
चूँकि दो कंपोनेंट्स को हमने पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर दो टाइप्स, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, राइबोज आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन बेसेस के बारे में, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं फास्फेट समूह की, फास्फेट ग्रुप की। तो इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकें। तो फास्फेट ग्रुप को देखिए, तो ये जो फिगर है आपका, ये फास्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फिगर है ये फास्फेट ग्रुप का है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें जो फास्फेट होता है इसका जो वास्तविक रूप से जो स्ट्रक्चर होता है, तीन तरफ आपको OH दिखाई देगा, ऐसे OH लगा हुआ होगा, और एक तरफ जो है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा होता है डबल बॉन्ड के साथ में, ऐसे। ये इस टाइप से वास्तविक रूप से देखें तो ये आपका, ये जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, ये आपका फास्फोरिक अम्ल का फिगर होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। बाकी यहाँ पर एक शुगर का फिगर दिखाया गया है। पेंटोज शुगर इस टाइप से बनी होती है, और आपका जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं इस टाइप से होते हैं। नाइट्रोजन बेस को हमने बाकायदे ऊपर कवर कर लिया है, प्यूरिन को भी और पिरिमिडिन को भी। तो उसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और बाकायदे इसको जो है आप रिमाइंड करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे प्यूरिन भी और पिरिमिडिन भी। तो ये था आपका फास्फोरिक अम्ल। तो नॉर्मली जो है आपका एक ये जो स्ट्रक्चर है एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफास्फेट वाले हैं, इसमें केवल एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है। चले आगे चलते हैं और नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को दो बंधु, जो न्यूक्लियोटाइड है इसको दो बंधु बनाकर जोड़ते हैं। यहाँ पर ये भी बात समझने वाली है, इसको जरा आपको बता देते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड काम करते हैं। एक बॉन्ड जो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड। ये है आपका फास्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर एक जो बॉन्ड काम करता है उसे कहते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड काम करता है तो इसे फास्फो एस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और दूसरा बॉन्ड जो आपका नाइट्रोजन बेसिस को शुगर के साथ में जुड़ता है इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो अगर आपको यहाँ पर जो लिखावट नहीं समझ में आ रही तो आप हम जो बोल रहे हैं इसको आप समझ सकते हैं। फास्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर होता है, और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये आपका यहाँ पर नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में होता है। तो ये 2 बॉन्ड होते हैं जो बाइंड करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को। एक न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर जब बनती है तो इसमें ये 2 बॉन्ड काम करते हैं। इन 2 बॉन्ड्स की मदद से ही एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन पाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार हो गए। कौन से 2 प्रकार हो गए? आपका DNA और RNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसे शॉर्ट में DNA और RNA के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। DNA क्या है, RNA क्या है, इसको एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं, एकदम संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। बाकी इसको हम अभी आज की इस चैप्टर में हम केवल न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहे हैं। DNA और RNA को हम एक स्पेशल क्लास में जो है आपको समझाएंगे कि DNA क्या होता है, DNA की कौन कौन से टाइप्स हैं, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस, शुगर, और ये सब सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ साथ इसका हम एक अलग से चैप्टर फिर से लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसको प्रूफ करने के कौन कौन से प्रमाण आपको दिए गए, यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोग किए और ये बात को क्लियर किया, वेरीफाई किया कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसे रिलेटेड आपको 2-3 चैप्टर मिलने वाले हैं आगे, तो उसको हम डिटेल में वहाँ पर कवर करेंगे। सारी बातें इस चैप्टर में अभी यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम केवल न्यूक्लिक एसिड को संक्षिप्त में समझ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो DNA को हम यहाँ पर देखते हैं संक्षिप्त में। तो DNA आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके न्यूक्लियोटाइड एक पंचकार्बोनिल शर्करा, मतलब DNA कैसे बना होता है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है DNA का, वो एक पेंटोज शुगर जिसे डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं, एक नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजन बेस में 4 प्रकार के बेस होते हैं, इनको याद रखिएगा। जो DNA है इसमें एडेनिन होता है, उसमें ग्वानिन होता है, इसमें थाइमिन होता है और उसमें होता है आपका साइटोसिन। ठीक है, AGTC आप इसको याद कर सकते हैं, AGTC। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं DNA में, और एक फास्फेट समूह होता है यानी फास्फोरिक अम्ल होता है। तो डीऑक्सीराइबो शुगर, AGTC नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल ये चीज़ें पाई जाती हैं, इनसे DNA का निर्माण होता है। अब बात करें RNA की, तो RNA में जो इसका न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज शुगर है। और साथ साथ बात करें इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस की, तो उसमें A भी होता है, G भी होता है, T नहीं होता। T के स्थान पे U पाया जाता है और C पाया जाता है। तो T इसमें नहीं पाया जाता, T के स्थान पे U होता है और C पाया जाता है। तो A, G, U, C इस टाइप से 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और फास्फोरिक अम्ल भी इसमें होता है। तो
जो एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स में, वो ये है कि जो नाइट्रोजन बेस हैं, इसमें नाइट्रोजन बेस में थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आपका आरएनए में। बस इतना अंतर है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो डीएनए के भी कई सारे प्रकार हैं। आरएनए के मेजरली 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आरएनए के टाइप्स दिए गए हैं। तो आरएनए के टाइप्स में बात करें, एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए से कहते हैं, या संदेशवाहक आरएनए जिसे बोलते हैं। आरएनए के टाइप्स में आता है टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए से कहते हैं, जिसे सोल्यूबल आरएनए भी के नाम से भी जानते हैं। और अगला है आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए के मुख्य टाइप्स हैं। तो इसको हम जब आरएनए वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये क्या होते हैं, इनका संश्लेषण कैसे होता है, इनके कौन कौन से फंक्शन हैं, इनका साइज़ कैसा होता है, ये सारी बेसिक बातें हम आरएनए के चैप्टर में कवर करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो डीएनए है, ये डीएनए जो है आपका न्यूक्लियोटाइड अणुओं का, न्यूक्लियोटाइड इसके मोनोमर होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड अणुओं के मिलने से जो है बनकर बना हुआ एक लीनियर जो है आपका पॉलीमर है। तो डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमर हैं, दोनों बहुलक हैं, और यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। जो डीएनए है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, कैरियर का काम करता है। यह गुणसूत्रों का एक प्रमुख घटक है, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं उसका एक मेन कंपोनेंट है डीएनए, ठीक है। और इसके द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाया जाता है। तो कॉमन बातें हैं, सबको पता है इसके डीएनए के बारे में। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक के अतिरिक्त तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो साथियों बात करें तो डीएनए जो है आपका केंद्रक में तो पाया जाता ही है, साथ साथ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, और साथ साथ उनके हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर भी डीएनए की मात्रा पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक बात और बताई गई है कि डीएनए जो है आपका जीव जगत का एक अनूठा अणु है, मतलब एक यूनिक मॉलिक्यूल है, और क्योंकि यह जो है सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता रखता है। अब आगे डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, इसको समझते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं फिगर को। अब यहाँ पर आपको आसानी से फिगर दिख रहा है। तो ये डीएनए का ये है हेलिकल मॉडल है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका शुगर और फास्फेट की बनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी बैकबोन है और इसमें नाइट्रोजन बेसेस जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें नाइट्रोजन बेसेस कुछ चारों को दिखाया गया है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस बीच में जुड़े हुए हैं। और जो आप हेलिक्स देख रहे हैं, जो स्टैंड देख रहे हैं, स्टैंड आपका शुगर और फास्फेट का बना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शुगर फास्फेट बैकबोन। इसमें बेस पेयर होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इधर एक न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो एक बेस पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है कि बेस पेयर क्या है, तो बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस होता है और शुगर बीच में होती है, पेंटोज शुगर, और इधर होता है आपका फास्फेट ग्रुप। इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से, यहाँ पर डीएनए में इस तरीके से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं और जुड़कर बेस पेयर बनाते हैं। तो ये था डीएनए का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं और बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए में मेजर डिफरेंस क्या है। तो साथियों आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीएनए जो है आपका डबल स्टैंड है और आरएनए आपका सिंगल स्टैंड है। इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है, 2 चेन पाई जाती हैं, इसमें एक ही चेन होती है, एक ही श्रृंखला होती है। और बात करें डीएनए की, तो डीएनए जैसे इसमें दिखाया है कि डीएनए 2 स्टैंड इन डबल हेलिक्स फॉर्मेशन, इसमें 1 स्टैंड होता है। और स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करने का, संचित करने का काम करता है। और बिल्ड प्रोटीन फ्रॉम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए से आरएनए बनता है सबको पता है। तो डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है आरएनए में, उसकी मदद से जो है आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की बात करें तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, अभी हमने बताया था कि इसमें AGTC होता है और इसमें होता है AGUC होता है। इसमें AG, U और C पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें AG, T और C पाया जाता है। तो ये बेसिक मेन डिफरेंस है आपका डीएनए और आरएनए के बेस पेयर में, सॉरी इनके बेस पेयर की बात कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि जो इसमें जो एडेनिन होता है वो आपका यूरेसिल से जुड़ा हुआ होता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में, सॉरी ये आपका आरएनए का हमने बता दिया यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। ये आरएनए का है, आरएनए में आपका एडेनिन यूरेसिल के साथ में और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ा होता है। और डीएनए की बात करें, डीएनए को हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ में, और ग्वानिन के साथ में आपका साइटोसिन जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इस तरीके से इनके नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़े हुए होते हैं। आगे चलते हैं और आज के इस लेक्चर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के कार्य। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो साथियों न्यूक्लिक अम्ल के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं की सूचना भंडार होते हैं।
ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उसको स्टोर करने का काम करते हैं। कि डीएनए जो है हमारा, वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है तथा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, स्थानांतरित करता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में जो आरएनए वाला जो होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस होता है। और आगे चलें तो ये विभिन्न जैविक कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। तो जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है। ये एक नियंत्रक पदार्थ है, तो बहुत सारी इन कार्यों पर इसका नियंत्रण होता है, ये बहुत सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। तो साथियों, ये था आज हमारा न्यूक्लिक एसिड पर एक संक्षिप्त वीडियो। तो वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेसिस क्या है, पेंटोज शुगर किसे कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल क्या होता है। ये कुछ हमने कॉमन बातें यहाँ पर सीखी आज की इस लेक्चर में। तो साथियों, लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।